मैं बॉर्डर आउट कैडेट हूँ, जेंटलमैन कैडेट फ्रॉम TS42। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तो आप या तो डिफेंस एस्पिरेंट होंगे, या हो सकता है कि आप भी मेरी तरफ बॉर्डर आउट कैडेट हो सकते हैं, या कोई भी डिफेंस एंथुजियास्ट हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं अपनी स्टोरी शुरू करता हूँ। इट्स अ जर्नी अबाउट मी। तो हम शुरू करते हैं तब जब मैं रिकमेंड हो गया था 2019 के जुलाई में TS42 के लिए, टेक्निकल एंट्री स्कीम 42। TS42 लाइक बहुत लोग को मालूम नहीं है टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में। इट्स एन एंट्री आफ्टर 10+2। तुम्हारे 12th के कट ऑफ, 12th के जो मार्क्स आते हैं परसेंटेज, उसका कट ऑफ डिक्लेयर होता है। उसके हिसाब से तुम्हें SSB के कॉल लेटर्स आते हैं। अगर कट ऑफ तुम्हारा 80, मतलब मेरे टाइम 85% कट ऑफ था, तो उसके हिसाब से कट ऑफ बढ़ता चढ़ता रहता है। पर अभी TS एंट्री में ऐसा हो गया है कि JEE मेंस का परसेंटाइल काउंट होता है। मेरे टाइम पे बस 12th के मार्क्स परसेंटेज थे, तो SSB दिया मैं रिकमेंड हुआ SSB 18 इलाहाबाद, 18 SSB इलाहाबाद। फिर रिकमेंड हुआ, मैंने NDA के लिए भी दिया था, मेरा वो भी रिकमेंड हो गया था मैं। सो TS42 का ट्रेनिंग शुरू हुआ था 2020 जनवरी में। फिर ट्रेनिंग शुरू हुई। अब नए नए 21 आते हैं। 21 मैनी ऑफ यू मस्ट नो कि मतलब 6 टर्म्स होते हैं ट्रेनिंग में, लाइक। एंड TS एंट्री में ऐसा है कि पहला 1 साल OTA गया में होता है, फिर बाकी 3 साल वी आर ट्राइफोकेटेड, कि हम तीनों CTWs में बट जाते हैं अपने स्ट्रीम्स के हिसाब से, जिसमें वहाँ 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। फिर कमीशन होने के पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग होती है 1 ईयर इन द सेम रेस्पेक्टिव CTWs के अराउंड, MCME MCT इन इंदौर, MCME इन सिकंदराबाद एंड CME इन पुणे। तो या हाँ, तो अभी भी वो भी चेंज हो गया है। पहले मेरे टाइम ऐसा था, अभी ये ऐसा है कि तुम पहले डायरेक्टली CTW आ जाते हो, फिर तुम्हारा 1 साल IMA में ट्रेनिंग होगी। अब दिस इज़ कॉल्ड BMT। तो हम गए अभी 2020 में OTA गया में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया। वहाँ का वेदर बहुत लोग जानते ही होंगे कैसा है, बहुत ह्यूमिड और हॉट रहता है, और विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड और ड्राई हो जाता है। तो हम गए ट्रेनिंग में हमारी BMT के लिए, और पहले कुछ महीने गुजरे। 3 महीने अच्छा जा रहा था, मतलब अच्छा तो जाएगा नहीं, 21 हैं, बचते रहते हैं, हम बज ही रहते, पूरे टाइम बज रहे थे। मतलब 14 दिन का देते हैं हनीमून पीरियड, वो भी बस नाम का होता है वैसे तो। फिर धीरे धीरे बज रहे थे। फिर क्या हुआ, एक टाइम पे ऐसे ही कुछ हम बज रहे थे सब लोग, बजते बजते एक कलेक्टिव रगड़ा परेड चल रहा था। और रगड़ा को मैनी ऑफ यू मस्ट नो चोद कहते हैं एकेडमीज में। तो उस दौरान उसमें कलेक्टिवली कर रहे थे हम सब, तो उसमें मेरे शोल्डर इंजरी हो गई राइट आर्म में। तो उसके वजह से एक प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, विच इज़ कॉल्ड ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी, प्लेक्सस और प्लेक्सस, वेयर यू विल दैट नर्व इज डैमेज विच इज़ कॉल्ड ब्रैकियल प्लेक्सस। और उसके वजह से तुम अपना ग्रिप लॉस कर देते हो, और तुम्हारा हैंड भी, फिंगर्स भी सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। तो माइनर एक्टिविटीज़ में बहुत मुश्किल होती है, जैसे कोम्बिंग करना, बटन लगाना, वो सब दिक्कत हो जाती है। तो उसमें भी मैंने कैसे भी करके एक महीना निकाला। मैं भी ऐसा डरा हुआ था कि MH नहीं आना, क्योंकि जब तुम अकेडमी जाते हो तुम्हारे मन में भर देते हैं कि MH नहीं जाना, MH जाओगे तो हो जाएगा, पक्का बोर्ड आउट ही होगे। तो ऐसा डर बैठा दिया था कि MH मत जाना, MH मत जाना, MH में कुछ तो निकाल देंगे। तो उस दौरान मैं ये फैक्ट भूल गया था कि सही में मेरे को कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई थी। ऐसे मैंने, तो फिर हम लास्ट में एक मेरे PTO ने देख ही लिया था कि मेरे को कुछ दिक्कत है, तो उन्होंने मेरे को स्पेशल रिपोर्ट से भेजा, और वहाँ मेरे को पता चला कि ब्रैकियल प्लेक्सस है मेरे को। फिर मेरे को उन्होंने एडमिट किया। फिर वहाँ में, और ये फर्स्ट वेव ऑफ कोविड भी आ गया था उसी टाइम पे। फिर उन लोगों ने मेरे को, मतलब ऐसा था कि उन्होंने एडमिट किया, और वो लोग मेरे को सिक लीव भी नहीं भेज सकते। एज़ पर प्रोटोकॉल्स उन्हें कमांड हॉस्पिटल भेजना चाहिए था या सिक लीव भेजना चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, MH में ही जितना बेस्ट दे सकते हैं ट्रीटमेंट दिया, मतलब स्टेरॉइड्स भी देंगे, फिर उसके बाद उसके हिसाब से फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी भी देंगे, जिससे तुम्हारा नर्व एक्टिवेट हो जाए। और ट्रीटमेंट अच्छी गई, मतलब मैं 14 या 3 हफ्ते में ठीक हो गया था। MH में एडमिट 21 दिन था, और भी ये बिल्कुल फर्स्ट टर्म के एंड में हुआ था। मतलब मैं फर्स्ट टर्म भी ख़त्म, मैंने कैसे भी करके उस हाथ से ही 2-3 महीने निकाल लिए थे, मतलब लास्ट के PT टेस्ट में पास था ऑलरेडी, तो बच गया था। फिर मैं गया, फिर मेरा ठीक हो गया, मैं फिर से घुसा। तब तक हम दुक्की बन गए थे, जब तक मैं वापस एकेडमी ज्वाइन हुआ। सेकंड टर्मर और OTA का में 2 ही टर्म होते हैं, तो दुक्की का थोड़ा मतलब आराम रहता है कंपैरेटिवली। और सेकंड टर्मर्स जो हैं वो चले गए CTW अपने अपने रेस्पेक्टिव।
फिर हम सेकंड टर्म बने, मज़े मतलब कंपैरेटिवली तुम अब सीनियर मोस्ट हो, कोई मतलब अनऑफिशियली कोई पंगा नहीं है, कोई बजाएगा नहीं तुम्हें अनऑफिशियली, ऑफिशियली मतलब ऑफिसर्स का रहता ही। 6 मंथ्स हमने मस्त मज़े के, मैं भी अपने पीक्स पे पहुंच गया था, मतलब स्टैंडर्ड्स बढ़ी जाते थे, तुम्हें रेस्ट और मिलता है ना अच्छे से, खाना पीना और रेस्ट मिलता है, तो तुम बहुत पीक्स कर लेते हो। फिर क्या हुआ, फिर 1 साल बाद हम भी CTW आए, करेक्ट मतलब 2020 दिसंबर में छुट्टी गए थे, करेक्ट 1 साल बाद हमें छुट्टी भेजा गया। फिर हम आए 2021 जैन से हमने शुरू की यहाँ पे ट्रेनिंग CTW। मैं CTW सिकंदराबाद गया, MCME, वहाँ पे ट्रेनिंग हम वहाँ पे की, हम फिर से साइन ग्राफ होता है पूरा, साइन ग्राफ मतलब यहाँ से शुरू करते हो, ऊपर जाते हो, दुक्की बनते हो, फिर तुम फिर से 21 बन जाते हो। वहाँ जाके फिर ऐसा हुआ कि हमारे ऊपर 5 टर्म थे, इतनी फटती है ना 5 टर्म, हमें समझ नहीं आता कौन कौन सा टर्म है, जाके सबके नाम याद रखने पड़ते हैं, तो बजना तो इट्स इनएविटेबल। ऑफिसर्स भी बोलते हैं कि व्हेन द फक इज इनएविटेबल जस्ट स्प्रेड योर लेग्स एंड एन्जॉय, ऐसा ही होता है, मतलब ये अंदर की बात है ये सब। तो हाँ, फिर फर्स्ट टर्म भी कैसे भी जा रहा था, हम 21 थे, बज रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, PT टेस्ट पास कर रहे थे। फिर 2021 मई में हमारी क्रॉस कंट्री कंपटीशन थी, उस दिन हम जीत भी गए थे। जीतने के बाद जब हम सेलिब्रेशन कर रहे थे तो मेरे यहाँ राइट हिप में एक पेन शुरू हुआ, मुझे लगा कि भाई ये क्या है, मसल क्रैम्प ही होगा, मतलब उतना दर्द हो रहा था, दर्द पर इट वॉज बेरेबल एंड आई वॉज एबल टू डू थिंग्स, लाइक आई वॉज एबल टू गेट रगड़ा, रन, डू एवरीथिंग दैट इज़ नीडेड। तो मैंने कंटिन्यू कर दी ट्रेनिंग। फिर क्या हुआ, उस दर्द को मैंने इग्नोर किया, बार बार मतलब मसाजर वो सब करता था, मसाज करता था, थोड़ा वार्म वाटर वो सब ट्रीटमेंट करता था। फिर सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव में भी घर नहीं भेजा हमें मतलब मैंने बोला भाई ठीक है घर नहीं, तो उसी से पेन से मैंने सेकेंड टर्म भी निकाल लिया। सेकेंड टर्म निकाल के फिर हम सीधा घर गए 2021 दिसंबर में, मतलब अगस्त में भी गए थे, पर अगस्त में छोटी सी छुट्टी थी वो 1 हफ्ते की, मतलब उसमें मैंने कुछ ट्रीटमेंट नहीं कराई क्योंकि मुझे लगा छोटा ही मसल क्रैम्प है, चलो। फिर हम वापस आए, फिर मैं क्रॉस कंट्री भागी दूसरे टर्म की भी। फिर 2021 दिसंबर में घर गया और मुझे लगा कि कुछ और ही है भाई, ये क्रैम्प नहीं है, कुछ और है, इसको थोड़ा MRI कराते हैं। फिर मैं गया MRI कराने। फिर MRI कराते ही निकला कि 3rd स्टेज एवास्कुलर नेक्रोसिस। मैंने बोला ये क्या है भाई एवास्कुलर नेक्रोसिस, तो सुनने में ही थोड़ा खतरनाक लग रहा है, क्या है ये। तो उस डॉक्टर ने बताया कि वो जो तुम्हारा राइट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हिप एरिया में, जो उसका जो बॉल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो बॉल है, इट्स डिटोरिएटिंग, इट डिजनरेटिंग। अब मैंने पूछा ये कैसे हुआ, मेरा तो कोई हिस्ट्री नहीं है, मेरे को समझ नहीं आया क्या है। तो बोला तुम्हें कोई चोट लगी होगी कभी, कुछ तो चोट लगी होगी तुम्हें, तो इसलिए ये हो रहा है, वरना तो कुछ और रीज़न हो नहीं सकता। मैंने बोला ऐसे कैसे, चोट तो कभी लगी नहीं मेरे को उस एरिया में, कभी भी नहीं लगी। राइट आर्म में लगी थी एक बार। मैंने बोला हाँ राइट आर्म में, मैंने तब बोला हाँ राइट आर्म में क्या हुआ था, बोला ब्रैकियल प्लेक्सस। वो मेडिकेशन क्या दी थी, मैंने बोला मेडिकेशन आई प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन नाम था उसका। तो उसने बोला हाँ स्टेरॉइड्स है रीज़न भैया, स्टेरॉइड्स है, उसको हाई डोज दिया होगा उस तेरे को। मतलब वो भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ, वो तो मतलब गुडविल के लिए कर रहे थे, वो बस ऐसा हो गया। तो प्रेडनिसोलोन दिया, तो डॉक्टर के हिसाब से ये था कि प्रेडनिसोलोन दिया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, और उसके वजह से, उस स्टेरॉइड थेरेपी के वजह से मतलब वो भी साइड इफ़ेक्ट था कि ऐसे 1 in 100 1 in 1000 आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं आ सकता, वो मेरे को आ गया। और वो आ गया तेरे को। साइड इफ़ेक्ट में क्या है कि वेन्स को जो ब्लड वहाँ सप्लाई जाती है उसको ब्लॉक कर देती है, तो बोन को नरिशमेंट नहीं मिलता, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बॉल को नरिशमेंट नहीं मिलता, तो वो रगड़ ही जाता है, वो रगड़ता ही जाता है। तो बॉल अब बॉल जैसा नहीं रहेगा, वो बन जाएगा बैंगन का भरता टाइप, बिल्कुल वैसा बन जाएगा। वो भी रिटायर्ड कर्नल थे जो जिसने मतलब जहाँ से मैंने MRI वगैरह चेकअप करा, उन्होंने बोला देख इसके बारे में तू रिपोर्ट करेगा तो वो लोग निकालेंगे तेरे को, पक्का कोई चांस नहीं है, और तू ट्रेनिंग कंटिन्यू करेगा तब भी वो ख़राब ही होगा और बेकार हो जाएगा तू, और ख़त्म हो जाएगा। मैंने फिर सोचा, मैंने बोला कि 2 साल कर लिए हैं, 2 साल और कर सकते हैं कैसे भी करके, अभी तो सीनियर टर्म्स भी चालू होंगे, ऐसे करके सोच के ट्रेनिंग की मैंने चूज़ किया कि अब मैं करूँगा कंटिन्यू, क्योंकि 50% हो चुकी है, देंगे जब तक दे सकते हैं। मैंने भी घर पे मम्मी पापा भी बोले छोड़ दे बेटा, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला मैंने इसके लिए भी बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक पहुँचा हूँ, करूँगा। अगर कुछ गलत भी हो जाता है ना कि मतलब ज़्यादा हो गया और ख़राब ही हो गया और मैं बाहर आ गया, तो मेरे को रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके लिए मैंने पूरी जान लगा दी थी रिकमेंड होने में, और मुझे वो नहीं होगा कि मैं बाहर निकल गया हूँ
ये क्या हो गया, मेरे को कुछ रिग्रेट नहीं हुआ, मैं तो हैप्पी रहूँगा कि मैंने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए, तो मेरे को देने दो। तो मम्मी पापा ने बोले डेट मतलब उनके तो बहुत टेंशन था ही, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ बेटा तुम्हारी मर्जी। वो हमेशा टेंशन में रहते थे। फिर मैं गया अंदर एकेडमी में, फिर शुरू थर्ड टर्म में गया, ओवर स्टडी टर्म, अंदर नीचे तुम्हारा होता है अंडर स्टडी। अब उसके वो कुछ फकअप मारता है, तुम ही बजो, तुम कुछ फकअप मारते हो तब भी तुम ही बजो, तो थर्ड टर्म इज़ लाइक प्रिटी हार्ड। तो वो थर्ड टर्म निकालना था मेरे को, वो ये मेरा गोल था। फिर फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, तो ऐसा गोल था कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स थोड़ा लस्सी है, थर्ड टर्म निकालना है कैसे। थर्ड टर्म के टेस्ट में फटाफट पास हो गया कैसे भी करके, और मैंने अपने प्लेटून कमांडर को बता दिया था कि मेरे को ऐसा है, प्रॉब्लम आ गया है, मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता इस चीज़ के बारे में एमएच में भी, बिकॉज दे विल पक्का बोर्ड में आउट इफ़ आई टेल इट नाउ ओनली। दे मेरे प्लेटून कमांडर ने बहुत सपोर्ट किया, बोला कि ठीक है यू कंटिन्यू, जस्ट पास योर टेस्ट, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें मैं भी हाथ नहीं पड़ सकता। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बस ये बोला कि मैं रनिंग टेस्ट में ना पूरा एक्सलेंट फुल पोटेंशियल तो नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा देख के ही भागूंगा मैं, लाइक जस्ट पास होते ना एग्जाम्स में कॉलेज में, इसमें वैसे ही होगा, बाकी मैं फिजिकल्स जो होता है उसमें कर लूँगा। फिर मैंने किया भाई, मतलब जो भी रनिंग टेस्ट होते थे पास किया। मतलब हर टर्म में कुछ ना कुछ था कि थर्ड टर्म है बचते रहते हैं पूरे टाइम, तो वो टाइम निकालना है। फिर फोर्थ टर्म में 60 किलोमीटर 35 to 45 60 किलोमीटर वो होता है, रन बैक होता है वो वेट पहन के, वो एक गोल था। ये दोनों चीज़ थी कि 2022 जैन में से लेके 2022 का जो साल है उसमें ये दोनों ऑब्स्टेकल्स है बड़े जो मेरे को क्लियर करने, ये मेरे माइंड में चलता रहता था। फिर मैंने थर्ड टर्म कैसे भी निकाला, टेस्ट निकाला, वॉल्टिंग वगैरह कैसे भी पास की, मतलब मुश्किल था, मैं थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट तक गया था वॉल्ट के लिए, तो पास हो गया। ये अटेम्प्ट्स का पता होगा तुम लोगों को, ऐसा होता है कि पहले अटेम्प्ट में तुम कोई टेस्ट पास नहीं होते, तो मैं वो फिजिकल टेस्ट की बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट तक दिया जाता है कि तुम बिल्ड करो अपना, जो भी प्रैक्टिस करो और पास करो करके। फिर जो पास होता भी नहीं है उसको भी मतलब कराते हैं, कैसे भी करके पास हो ही जाता है बंदा, क्योंकि बंदे में भी डर आ जाता है, तो ऐसा है। फिर मैं फोर्थ टर्म आया, फोर्थ टर्म में थोड़ा हल्का ओके हो गया था, क्योंकि हम सीनियर्स बन गए थे, हमारे ऊपर 2 ही टर्म थे, हमारे ओवर स्टडीज़ जो थे वही 6 टर्मर्स जो पासिंग आउट कोर्स वाले थे। फोर्थ टर्म में भी अपने टेस्ट जो मेन मैंडेटरी टेस्ट है वो पास हो गया था मैं, बस था कि वो 60 वो जो रन बैक होता है हमारा 28 kg लोड लेके, वो करना था, वो कैसे भी करके किया। वो मतलब डिटेल में उसके बारे में बताना तो ऐसा है कि वो एक अलग ही एडवेंचर है अपने में ही। मतलब तुम किसी भी मिलिट्री कैडेट से पूछोगे, एनडीए वाले से, ओटीए वाले से, आईएमए वाले से, वो रन बैक की स्टोरी हर एक बंदे की एक अलग अपनी ही एक स्टोरी होगी, वो बहुत अलग चीज़ है। वो ख़त्म करने के बाद कोई भी इतना प्राउड फील करता है ना कि बोलेगा मैं तो अब कुछ भी कर सकता हूँ ज़िंदगी में, दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, ये कर लिया मैंने, कुछ भी कर सकता हूँ। तो वैसे रात को भगाते हैं 9 बजे, सिंपल भी बताऊँ तो 9 बजे भगाते हैं, 9 से 9 साढ़े 9 से शुरू होता है, फिर 5-6 बजे तक ख़त्म करना होता है, वो डिस्टेंस के हिसाब से भी होता है। वो 28 kg लोड राइफल, फिर तुम अपने अंडर स्टडी के साथ दौड़ रहे होते हो फोर्थ टर्म में, सेकेंड टर्मर्स जो होते हैं, मतलब फिर उनको सामने ढीला भी नहीं पड़ना होता, तो वो भी एक ईगो हमें पुश कर रही होती है कि नहीं भाई उनके सामने ढीला नहीं पड़ना, उनको उल्टा भगाना है तुम्हें, तुम्हारी जितनी भी फट। तो ऐसा फोर्थ टर्म में ऐसा था, दर्द तो बहुत हो रहा था, पर तब भी मुझे कंप्लीट करना, ये ऑब्स्टेकल गोल था। फिर वो मैंने ये कर लिया, आई वॉज सो हैप्पी दैट डे, लेके हो गया भाई। फिर अगले 1-2 दिन नहीं चल पाया ढंग से, वो अलग बात है, सभी का यही अलग है, छाले वाले पड़ जाते हैं, मेरा तो अलग दिक्कतें थी, मेरी प्रॉब्लम, फिर छाले भी, वो हो गया। फोर्थ टर्म भी निकल गया, फोर्थ टर्म में म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक्स में था, ऐसे निकल गया, सब मज़ा आया। फिर फिफ्थ टर्म पहुँचे, फिफ्थ टर्म हो गया, अब ओवर स्टडी चले जाते हैं, तुम्हारे इमीडिएट होते हैं 6 टर्मर्स, उन्होंने भी मस्त ख्याल रखा। फिर फिफ्थ टर्म में क्या हुआ, फिफ्थ टर्म में तो बस अपने टेस्ट पास करने थे, बीपीटी वगैरह होती है 5 किलोमीटर की, वो सब वो भी मैंने मतलब एक अटेम्प्ट में पास नहीं किया, मैं लास्ट अटेम्प्ट तक गया, फिफ्थ टर्म भी निकल गया। फिर सिक्स टर्म में आते आते क्या हुआ, मतलब मेरा जो पीटीओ फिजिकल ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, जो CTWs में DS स्क्वाड कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि इस टर्म में तुम्हें पास करना पड़ेगा पहले अटेम्प्ट में ही, वरना मुश्किल हो जाएगा, मेरे को भी मतलब छुपा नहीं पाऊंगा, वो उनको भी पता था मेरी दिक्कत। तो सिक्स टर्म में भी मेरा ऐसे स्पेशल एक अटेम्प्ट हुआ था जिसमें मेरे को भागना पड़ा था, तो 5 किलोमीटर सिक्स टर्म में मैं भागा, BPT कहते हैं जिसे, ऑलमोस्ट 6 to 8 kg का लोड होता है, राइफल सब मिला के, वो लेके तुम्हें भागना होता है 5 किलोमीटर, और टाइमिंग होती है 25 मिनट्स, 24:30 25 मिनट्स होती है, और लास्ट बंदा 28 तक आ सकता है, 28 के बाद आया तो फेल।
तब तक मेरा बहुत हालत बिगड़ चुका था मेरे पैर का, मतलब मेरा पैर लेग लेंथ में भी छोटा हो गया था 2 सेंटीमीटर या कुछ। मेरे को था कि अब दर्द भी बहुत हो रहा है, कैसे भागूँ। मैंने ले लिए पेन किलर भसड़ और शुरू कर दी रनिंग। भागा भागा भागा, फिर बीच में एक आवाज़ आती है टक करके बॉडी से। मैं बोला अरे भाई ये क्या हो, दर्द अचानक से बढ़ गया। मैं समझ गया क्या हो गया, मुझे लगा कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई अब। पर तब भी मैंने कैसे भी करके ख़त्म किया, मतलब भागा। ऑब्वियसली 28 मिनट्स में नहीं आया, 32-34 मिनट्स में आया मैं, 6 मिनट बाद। तो फेल ही करना था, फेल कर दिया। फिर मेरी हालत भी बुरी, उस टाइम जजमेंट पास हो गई थी भाई, उस टाइम जजमेंट पास हो गई थी मेरे दिमाग में, ख़त्म है अब। एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब एक एक्सेप्टेंस ही हो गई थी कि भाई हृदय यू हैव पुश्ड योर ह्यूमन लिमिट्स नाउ। बोन ने साथ नहीं दिया तेरे, टक आवाज़ आ गई है, तू चल भी नहीं पा रहा अब, देख ले भाई। तो मैंने बोला अब एक्सेप्ट कर लिया मैंने, और मैंने बता दिया कि भाई चलो एमएच चलो, प्रोटोकॉल शुरू करो मेरी। तो फिर मेरी बोर्डिंग आउट प्रोसीजर शुरू हुई। बोर्डिंग आउट इट वाज 2023 सितंबर व्हेन इट हैपेंड। देन आई वाज लाइक बीच में मेरे को फिर 10 दिन 20 दिन एकेडमी में ही रख के फिर एलपीडब्ल्यू दे दी। एलपीडब्ल्यू देने के बाद मैंने बोला कि मेरे को सर्जरी करानी नहीं है अंदर, तो उन्होंने एलपीडब्ल्यू दी। तो मैंने बाहर से सर्जरी कराई सिविल में। तो वही सिविल में हॉस्पिटल कराई मैंने। हिप रिप्लेसमेंट हुई मेरी, THR राइट हिप टोटल हिप रिप्लेसमेंट सितंबर में हुई, सितंबर 28 टू बी एग्जैक्ट। फिर हिप रिप्लेसमेंट होने के बाद आई जस्ट रिकवर्ड वेरी वेल। लाइक 3 वीक्स के अंदर मैं चलने लग गया था, सीधा नाचने लग गया था। मतलब मैं इतना जोशीला आदमी हुई, मैं ज़्यादा गरबा वरबा चला गया करने ठीक होती। 3 हफ्ते के अंदर मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि तेरे को एक महीना लगेगा, 1 या 2 महीने लगेंगे तेरे को चलने में सीधा। मैं बोला मतलब मुझे भी था। फिर मैं विल पावर भी है शायद, मतलब मैंने बोला था कि भाई एक बार तुम बस मेरा दर्द दूर कर दो। वो ऑपरेशन का जब दर्द चला जाता है ना, मतलब मैं जो 3 साल से दर्द झेल रहा था, ऑलमोस्ट 3 साल से, जो अप्रॉक्सीमेटली 3 साल से जो दर्द झेल रहा था, वो अचानक से गायब हो गया ऑपरेशन के बाद। वो बेस्ट फीलिंग है भाई, वैसी फीलिंग ना मतलब मैं चाहता नहीं हूँ किसी को प्रॉब्लम कभी हो ही ना ही हो भाई, पर वो जो दर्द अचानक से रिहा हो जाता है ना, तुम मतलब ऐसे हो जाते हो भाई ये क्या हो गया दर्द चला गया भाई, मज़ा आ गया। मतलब तो दर्द चला गया तो सबसे बेस्ट फीलिंग थी। तो मुझे पता ही था दर्द चला गया तो फिर तो भाई नो स्टॉपिंग, मैं कैसे भी करके स्ट्रेंथनिंग फिजियोथेरेपी करके कर लूँगा अपनी वापस रिकवरी अच्छे से। तो अभी मैं रिकवर्ड हूँ। अभी मेरे ऑपरेशन को 6-7 महीने हो गए। सो आई एम रियली वेल नाउ। ये पासिंग आउट परेड होने वाली थी मेरी दिसंबर में, और मैं वो निकला था बाहर सितंबर में। एंड मेरे कोर्समेट से कांटेक्ट में था, मैं उनके पासिंग आउट परेड में भी गया था। इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस, आई वाज रियली हैप्पी फॉर देम। लाइक मैं अपने मम्मी पापा को भी ले गया था कि वो लोग फील कर पाएँ वहाँ का जो वो होता है, ऑरा होता है पासिंग आउट परेड, पेरेंट्स वगैरह का। थोड़ा सेंटी सीन हो गया था, पर लाइक इट वाज रियली लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट टाइप। लेफ्टिनेंट्स बन गए मेरे कोर्समेट्स। तो CDW का तो मतलब पता ही है, टेक्निकल एंट्री स्कीम है। तो 1 साल यहीं पे रहते हैं सिकंदराबाद में ही, एज एन लेफ्टिनेंट स्टूडेंट ऑफिसर पोस्टेड रहते हैं। तो उन्हीं के साथ मैं मज़े कर रहा हूँ, मतलब मज़े करता रहता हूँ। कभी कभी स्लीप ओवर चले जाता हूँ क्वार्टर्स में उनके। तो वैसे तो मैं मस्त हूँ। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस ये होने के बाद मतलब बोर्ड आउट होते हैं तो कुछ चीज़ें हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो लैटरली एडमिशन दे दें। मैं बीटेक कर रहा था टेक्निकल एंट्री स्कीम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो टाइम लगता है गवर्नमेंट वाली चीज़ें। तो अभी मैं शायद जून में अभी जून में ज्वाइन हो जाऊँगा कॉलेज में, अपनी बीटेक कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड होती है लाइफ में बहुत चीज़ें, तो तुम्हें बस रहना है, डट के रहना है। तो मुझे ये वीडियो बनाने का भी ये मोटिव यही था कि मैंने देखा है बहुत लोग आजकल छोटी मोटी बातों के लिए सेल्फ पिटी करते हैं। मतलब उनके अपने प्रॉब्लम्स होंगे, उनका अलग लेवल मेंटालिटी होगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को समझ आए कि अगर तुम अपना मेंटली स्ट्रांग रखोगे, अपने आप को सॉरी फील नहीं करने दोगे खुद के लिए कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अगर तुम वो फीलिंग दूर कर दोगे ना अपने आप से, बाकी चीज़ें आराम से आसान हो जाएंगी। और लोग सिंपैथी देंगे भाई, लोग देंगे सिंपैथी, पर तुम्हें खुद को नहीं देनी सिंपैथी। तो ये है बात। और मेरे को एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि तुम पहले रिटर्न क्लियर करते हो, फिर तुम रिकमेंड होते हो, फिर मेडिकल क्लियर करते हो। अब मेडिकल क्लियर होने के बाद लोग सोचते हैं ख़त्म, अब हो गया भाई, अब तो हो गया, आप ऑफिसर बन चुके हैं। नहीं, ऑफिसर अभी नहीं बने हो, अभी 4 साल की ट्रेनिंग करनी है।
वो भी इम्पोर्टेंट। 4 साल की ट्रेनिंग में बचना इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ मकरा बन के रहना है, मकरा बनो। मकरा मतलब बहुत शातिर रहना चाहिए। शातिर एकेडमी में ना, जब ज़रूरत है वहाँ मकरागिरी दिखाओ, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत दिखाना मकरा। वहाँ जब सिलेक्टिवली मकरा रहना है मेरे हिसाब से, मतलब वाइज बनो मेरे एक्सपीरियंस से। और यही है, मतलब नहीं होती अभी, मतलब मेरे साथ ऐसे स्टार्ट हुए थे जब मैं एकेडमी ज्वाइन हुआ था, 108 109 स्टार्ट हुए थे अलग हर TS एंड TS 42। लास्ट में आते थे 99 पास आउट हुए। तो वही, और मैं लास्ट बंदा था जो आउट कोर्स के आउट गया था, मतलब 100 बंदे होने वाले थे, 99 हो गए। तो वही है, ऐसा है कि नहीं ख़त्म हुआ भाई, मतलब 4 साल की ट्रेनिंग भी बची है। तो ऐसे पार्ट्स में है अभी, मतलब तुम कभी श्योर नहीं रह सकते, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, पर तुम्हें रेडी रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और डट के रहना है कि कभी भी मतलब फालतू सेल्फ पिटी नहीं करनी कि मेरे साथ क्यों हो गया भाई ऐसा, मेरे साथ क्यों हो गया। क्योंकि अब जब बुरी चीज़ें हो जाती है तब बोलते हो मेरे साथ क्यों हो गया है, पर अच्छी चीज़ें होती है बोलते हो मेरे साथ अच्छी क्यों हो गई। तो वही सीन है भाई। ऐसे में अगर मैं सोच रहा हूँ, मैं यही मेंटालिटी रखी थी पूरे दौरान जो भी मेरे साथ हुआ, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि लोग थोड़ा मतलब इंस्पायर हों मेरे एक्सपीरियंस से, थोड़ा सीखें, कुछ वाइज हो। इट्स जस्ट लाइक एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है मेरी तरफ से इस मोटिवेशनल वर्ल्ड में। आई होप कि आप लोग मोटिवेट होंगे इस वीडियो से, और जो भी प्रिपेयर करने वाले हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हर सेक्टर ऑफ लाइफ से देख सकते हैं इस वीडियो को। तो उसमें मैं उनको बोलना चाहूँगा कि डट के रहें बस। लाइफ विल फॉल इन प्लेस इफ़ यू बी देयर, जस्ट यू जस्ट हैव टू बी देयर एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। यही था इस वीडियो का मोटिव। और आपको अगर चाहिए हो और एकेडमी के अंदर की बातें चाहिए हो, बहुत कहानियाँ होती हैं हमारी, हर बंदे की होती है, तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना चाहिए तो मैं और बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो शेयर करना भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब फिर ऐसा लगता है वी आर रियली लिविंग द मोमेंट। सो थैंक यू। मैं तो this was my experience of my past 4 years of training and all the things happened, and I hope this will inspire you and motivate you. Thank you.